शेखर जैसे ही आउट हाउस से बाहर आया, उसका इंतजार शिखा कर रही थी। उसने कनिका को मुस्कुराकर देखा और फिर फेक चिंता जताते हुए शेखर के कंधे पर अपना हाथ रखकर कहा, हनी, इस लड़की ने बहुत परेशान कर दिया ना तुम्हें। सोचा था 6 साल बाद आएगी तो सुधर जाएगी। एनीवेज, तुम्हें नहीं लगता कि हम नव्या से कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रहे हैं? आई मीन, कहाँ वो अविनाश आहूजा और कहाँ ये। वो क्यों इससे शादी करेगा और क्यों इसे पसंद करेगा? सोचो जरा। हाँ डैड, इवन आई थिंक सो। मुझे तो लगता है कि इसका और अविनाश का कोई रिश्ता ही नहीं है। इसने हम लोगों से झूठ बोला है और हमें बेवकूफ बनाया है। शायद तुम सही कह रही हो, वरना पहले आरव और अब नव्या, दोनों के गायब होने के बाद भी अविनाश का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। वरना अगर ये तीनों सच में फैमिली होते तो अविनाश अभी तक हमारी शर्त मान चुका होता। शेखर ने कुछ सोचते हुए कहा। इस वक्त उन लोगों को सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी थी। हाँ डैड, अविनाश आहूजा जैसे बड़े बिजनेसमैन को लड़कियों की कमी थोड़ी है जो वो दीदी के पीछे आएगा। मुझे तो लगता है कि हमें फिर से मिस्टर अहलूवालिया के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर शेखर की भौहें तन गई। वहीं उधर होटल में आरव को नाश्ता करवाने के बाद अविनाश अपने ऑफिस जा रहा था। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। पापा, आप भी जा रहे हो? मम्मा तो अभी तक आई नहीं है। अब आप भी चले जाओगे तो मैं अकेले कैसे रहूंगा? आरव ने उदास चेहरे के साथ कहा। वो आज तक नव्या से कभी दूर नहीं हुआ था। ऐसे में अविनाश के चले जाने के बारे में सोचकर भी उसे डर लग रहा था। पर आरव, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और यहाँ पर 2 अंकल रहेंगे आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अविनाश ने उसे समझाते हुए कहा। नहीं, मुझे अंकल नहीं, मुझे आप चाहिए, आरव ने जिद में कहा। उसकी हालत देखकर अविनाश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे अकेला छोड़े, लेकिन पूरे ऑफिस के सामने आरव को ले जाना भी उसे ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए उसने आज होटल रूम से ही काम करने का सोचा। सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। अविनाश ने उसकी तरफ ज्यादा इंटरेस्ट से नहीं देखा। सर, ये फोटो देखिए सर, आपकी और आरव की फोटो, ये वायरल हो गई है। ये कहकर शशांक ने अपना फोन अविनाश के सामने रख दिया। उस तस्वीर में अविनाश आरव को गोद में लेकर कमरे में जा रहा था। वो तुरंत समझ गया कि जिस वक्त वो कल कमरे में आ रहा था, उस वक्त किसी ने उसकी फोटो खींच ली थी। सर, ये फोटो वायरल करके लोग लिख रहे हैं कि आरव आपका बेटा है और आपने अपना रिलेशन इतने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा है, शशांक ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। ये सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखा। आरव कान में हेडफोन लगाकर गेम खेलने में बिजी था। अविनाश ने तुरंत अपने हाथ से शशांक के फोन को साइड किया और कहा, ऐसे रूमर्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, जाकर मीटिंग की तैयारी करो। जब वो हड़बड़ाते हुए कमरे से बाहर जा रहा था, तब वो दरवाजे पर 2 लोगों से टकरा गया। उसने नजर उठाकर देखा तो वो लोग कोई और नहीं बल्कि शीरीन और रतन थे। सर, मैडम आप, उसने हैरानी से कहा। उसने देखा कि शीरीन के हाथ में फोन था और उसके चेहरे पर चिंता थी। शीरीन और रतन जैसे ही कमरे के अंदर आए, शशांक वहां से निकल गया। कहीं ना कहीं वो समझ गया था कि वो लोग भी वायरल पिक्चर के बारे में बात करने के लिए आए थे। अभी बेटा, शीरीन ने घबरा कर कहा। तभी अविनाश की नजर अपने पेरेंट्स पर गई। आप लोग इस वक्त यहाँ? हाँ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है बेटा। शीरीन के हाथ में फोन देखकर अविनाश समझ गया था कि वो लोग अचानक यहाँ क्या बात करने के लिए आए थे। मॉम प्लीज व्हाट प्लीज, ये फोटो देखो, क्या लिखा है इसमें। शीरीन ने वायरल फोटो अपने फोन पर खोलकर अविनाश के सामने रख दी। अविनाश अब चाहकर भी फोटो को इग्नोर नहीं कर सकता था। मॉम, ये सब सिर्फ रूमर है, आप क्यों इन बातों पर बिलीव कर रही हैं? इतना कहकर अविनाश फिर से अपने काम में लग गया। अरे रतन, देखो इसको, कैसे इग्नोर कर रहा है ये लड़का, शीरीन ने घबरा कर कहा। वो भले ही एक बिजनेस वूमन थी, लेकिन उन्हें अपनी इमेज की बहुत फिक्र थी। शीरीन सही कह रही है अविनाश,
ये क्या लिखा है इसमें? ये बच्चा? कहाँ है ये बच्चा? जैसे ही रतन ने ये सवाल किया, पीछे से आरव के चिल्लाने की आवाज आई। ये मैं जीत गया। रतन और शीरीन ने पलटकर देखा तो वहां पीछे के सोफे पर आरव बैठा हुआ था। उसे देखकर रतन और शीरीन हैरान रह गए। साइड एंगल से देखने पर शीरीन को आरव बिल्कुल वैसा लग रहा था जैसे अविनाश बचपन में लगता था। शीरीन जैसे ही आरव के पास आई, आरव ने अपने कानों से हेडफोन निकाल दिए। अचानक नए लोगों को देखकर आरव भी कंफ्यूज हो गया। बेटा, आपका नाम क्या है? शीरीन ने बड़े प्यार से पूछा। आरव अपनी आंखें गोल गोल घुमाकर कभी अविनाश को तो कभी शीरीन को देख रहा था। मेरा नाम आरव है। और आपकी मम्मा का नाम? मेरी मम्मा, उनका नाम है। जैसे ही आरव नव्या का नाम लेने वाला था, तभी अविनाश आगे आ गया। मॉम, ये आप क्या बातें लेकर बैठ गई हैं? अवी, तुमने इतनी बड़ी बात हम लोगों से छुपाई। हम लोग कब से तुम्हारी शादी के पीछे पड़े हैं और तुम पहले से। इस बच्चे की माँ कहाँ है? शीरीन ने हल्के गुस्से से पूछा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की के प्रेग्नेंट होने के बाद तुमने उसे छोड़ दिया और अब ये बच्चा यहाँ अचानक आ गया है? रतन ने कहा। अविनाश ने तुरंत आरव और नव्या के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन रतन और शीरीन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। अपने मॉम डैड के सवालों से अविनाश परेशान हो गया था। तभी उसे 6 साल पहले वो होटल याद आया जिसमें वो किसके साथ था, उसे अभी तक पता नहीं चला था। उसने आरव की तरफ देखा। वो 5 साल का था। उसका दिमाग एक पल के लिए चकरा गया। आरव, तुम्हारा बर्थडे कब पड़ता है? आरव को अचानक अविनाश का ये सवाल समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने अपनी बर्थ डेट बता दी। अविनाश ने तुरंत अपने दिमाग में कैलकुलेशंस की। नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। 9 महीने के हिसाब से आरव की एज मैच नहीं हो रही। अविनाश ने खुद से कहा। मॉम, आरव मेरा बेटा नहीं है, पर मैं उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जल्दी मिल जाएगी। अविनाश ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। इस बार रतन और शीरीन को ना चाहते हुए भी उस पर भरोसा करना पड़ रहा था। उनकी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई थी। तभी आरव ने कहा, मेरे मम्मा को नानू ने पकड़ लिया है। पापा ने कहा है कि वो मम्मा को वापस ले आएंगे। ये सुनकर शीरीन हैरानी से अविनाश को देख रही थी। अभी, अगर आरव तुम्हारा बेटा नहीं है तो ये तुम्हें बार बार पापा क्यों कह रहा है? हो सकता है इसके डैड का चेहरा मुझसे मिलता हो, पर आप लोग इसकी फिक्र मत करिए, मैं ये सब हैंडल कर लूंगा। तो अब तुम क्या करने वाले हो? शीरीन ने पूछा। ये सुनकर अविनाश ने गहरी सांस ली और आरव की तरफ देखते हुए कहा, मैंने आरव से प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी माँ को ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ, तब तक मैं यहीं रहूंगा पापा के साथ, आरव ने कहा। रतन और शीरीन एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अविनाश की परेशानी को कैसे कम करें। तभी शीरीन ने कुछ सोचकर कहा, अभी, मुझे नहीं लगता कि आरव का हर वक्त तुम्हारे साथ यहाँ रहना ठीक है। I mean, तुम ठीक से काम भी नहीं कर पाओगे और पता नहीं लोग क्या क्या बातें बनाएंगे। बेटर होगा कि आरव को हम अपने साथ ले जाएं। ये सुनकर आरव का चेहरा उदास हो गया। अविनाश समझ गया था कि आरव का मन नहीं है यहाँ से जाने का। वो आरव के पास गया और उसे समझाया। आरव, मैं आपकी मम्मा को ढूंढूंगा। उसके साथ मेरे पास दूसरे काम भी हैं, इसलिए आपको मेरे मॉम डैड के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है? आरव जानता था कि अविनाश ही है जो उसकी मम्मा को ढूंढ सकता है। उसने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। उसके बाद रतन और शीरीन के साथ आरव उनके घर चला गया। फाइनली अविनाश को अपने आसपास शांति महसूस हो रही थी। कहाँ होगी नव्या? सिन्हा परिवार ने उसे क्यों किडनैप किया होगा? वो ये सोच ही रहा था कि तभी अविनाश को रियलाइज हुआ कि वो नव्या के बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। आने वाले 2 दिनों में उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप थी। उसने तुरंत शशांक को मैसेज किया और नव्या को ढूंढने का काम उसे सौंप दिया। वो उसी दिन अपनी बिजनेस ट्रिप के लिए लंदन निकल गया। क्यों दे रही हो अपने आप को इतनी सजा? क्यों नहीं कर लेती अविनाश से बात? 2 दिन में ऐसी हालत हो गई है तुम्हारी
कि अब अविनाश भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। कनिका ने इतराते हुए नव्या के पास आकर कहा। नव्या को उसकी बातों का जवाब देना जरा भी जरूरी नहीं लग रहा था। वैसे भी इन 2 दिनों में आरव का क्या हाल हुआ होगा, मुझे तो सोचकर भी डर लग रहा है। कनिका, डोंट यू डेयर। अगर मेरे बच्चे को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, और शुरुआत मैं तुमसे करूंगी, समझी तुम? वो ऐसे छटपटा रही थी जैसे अगर उसके हाथ खुल जाएं, तो वो अभी इसी वक्त कनिका के टुकड़े कर दे। पर इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, पीछे से शेखर की आवाज आई। शट अप। तुम्हें इतने सालों तक पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया ताकि तुम एक दिन हम लोगों को मारने की धमकी दो। शेखर नव्या को घूर रहा था और नव्या शेखर को। अभी के अभी अविनाश को यहाँ बुलाओ, वरना तुम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। भूल जाओ अपने बेटे आरव को। अविनाश यहाँ कभी नहीं आएगा। उसके और मेरे बीच कोई रिश्ता नहीं है। पार्टी में जो हुआ वो सब एक झूठ था, इसीलिए उसका इंतजार करना बंद करो और मुझे जाने दो। मैं तुम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे बस आरव को ढूंढना है। ये सुनकर कनिका और शेखर के कदम रुक गए। कनिका के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने ताना कसते हुए कहा, मुझे तो पहले से ही पता था कि अविनाश आहूजा जैसा आदमी तुम्हारे साथ कभी हो ही नहीं सकता। देखो उसे और देखो खुद को। खुद तो झूठ बोला ही, साथ में अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। वो हर जगह अविनाश को पापा पापा कहता घूमता है, और तुम दोनों मिलकर दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। शेखर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, डैड, मुझे तो बेचारे अविनाश की चिंता हो रही है। उसने पार्टी में इस पर तरस खाकर इसे जरा सा सपोर्ट क्या कर दिया। हम लोग तो उसे इसका पति ही समझ बैठे। कनिका ने नव्या का मजाक उड़ाते हुए कहा, शट अप, बंद करो ये बकवास और खोलो मेरे हाथ। अब तो सच सामने आ गया है ना, पता चल गया है ना तुम लोगों को कि मैं तुम लोगों के किसी काम की नहीं हूं। अब जाने दो मुझे। नव्या ने कहा। वो बस कुछ भी करके वहां से आजाद होना चाहती थी, लेकिन कनिका और शेखर का चेहरा देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतनी आसानी से नव्या को छोड़ेंगे। यू नो वॉट, अच्छा ही हुआ कि वो बच्चा आरव गायब हो गया और तुम हमारे हाथ आ गई। आई विश वो बच्चा फिर तुम्हें दोबारा कभी ना मिले। शेखर ने कहा, पापा ये क्या बोल रहे हैं आप? नव्या की बची कुची ताकत भी चिल्लाने में खत्म हो गई थी। ही इज एब्सोल्युटली राइट। ना तुम्हारा कोई बेटा होगा और ना ही मिस्टर अहलूवालिया को तुमसे शादी करने में कोई प्रॉब्लम होगी। कनिका ने कहा, आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं मिस्टर अहलूवालिया से कभी शादी नहीं करूंगी। मेरे हाथ खोलो अभी, मुझे आरव के पास जाना है। नव्या ने छटपटाते हुए कहा, लेकिन शेखर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। मिस्टर अहलूवालिया कुछ ही देर में होटल पहुंच रहे हैं, तुम्हें चलना होगा। उसके एक इशारे पर गुंडे आ गए और उन लोगों ने नव्या का हाथ खोलना शुरू कर दिया। छोड़ो, छोड़ो मुझे। कनिका, ये तुम बहुत गलत कर रही हो। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। नव्या चिल्ला रही थी और रो रही थी, लेकिन कनिका सिर्फ वही कर रही थी जो करने वो वहां आई थी। नव्या को जबरदस्ती पकड़कर बाहर लाया गया। उसका हुलिया देखते ही शेखर ने कहा, इसकी शक्ल ठीक करो। मिस्टर अहलूवालिया को आज हाँ करनी ही होगी। नव्या को यकीन नहीं हो रहा था कि ये शब्द उसके पापा के थे। होटल पहुंचते ही शेखर ने देखा कि मिस्टर अहलूवालिया अपने आदमियों के साथ पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। मिस्टर अहलूवालिया, सॉरी हम 10 मिनट लेट हो गए, शेखर ने कहा और नव्या के सामने से हट गया। जैसे ही मिस्टर अहलूवालिया की नजर नव्या पर पड़ी, वो उसे देखता ही रह गया। नव्या उसकी एक नजर से समझ गई थी कि उसके इरादे क्या थे। वो नव्या को सर से लेकर पैर तक घूर रहा था। मिस्टर सिन्हा, आई मस्ट से आपकी दोनों बेटियां बहुत खूबसूरत हैं। योर जीन्स आर माइंड ब्लोइंग। मिस्टर अहलूवालिया ने हंसकर शेखर से कहा। मिस्टर अहलूवालिया के आदमियों ने नव्या को मिस्टर अहलूवालिया के बगल में बैठने के लिए कहा। शेखर चुपचाप ये नजारा देख रहा था। नव्या, मिस्टर अहलूवालिया को लंच सर्व करो, ही इज वेटिंग, शेखर ने कहा। यह सुनकर नव्या ने शेखर को घूरते हुए देखा।
ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी मेरे साथ ये मीटिंग नहीं चाहती। इज शी कंफर्टेबल? मिस्टर एलुवालिया ने पूछा। ये सुनकर शेखर थोड़ा घबरा गया। उसने तुरंत घबराई हुई आवाज में कहा, अरे नहीं, नव्या काफी टाइम से बाहर रह रही है। वो अभी लोगों से मिली जुली नहीं है, इसलिए थोड़ी शाय है, पर टाइम के साथ शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। वहीं उसी होटल में अविनाश अपने एक बिजनेस क्लाइंट के साथ बैठा हुआ था। थोड़ी देर पहले ही वो लंदन से वापस आया था और सबसे पहले यहाँ इस इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए आ गया था। अचानक उसकी नजर नव्या पर पड़ी। व्हाट? ये यहाँ? इसे तो शशांक ने कहाँ नहीं ढूंढा। ये यहाँ क्या कर रही है? अविनाश के मुंह से निकला। उसने देखा कि शेखर और मिस्टर एलुवालिया कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ नव्या को घेरे हुए थे। लगता है आज भी ये नव्या किसी मुसीबत में है। पर ये लोग करना क्या चाहते हैं नव्या के साथ? अविनाश के मन में ढेरों सवाल आ रहे थे, लेकिन अगले ही पल उसने अपना ध्यान वहां से हटाकर अपने क्लाइंट पर लगाया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि सामने से एक वेटर आ रहा है। वेटर की ट्रे में बहुत सारी डिशेस थीं। नव्या समझ गई थी कि यही सही मौका है। जैसे ही वेटर ने टेबल के पास आकर डिशेस सर्व करने की कोशिश की, नव्या ने ट्रे के नीचे जोर से हाथ मारा, जिससे ट्रे पलट गई। नव्या! शेखर ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, नव्या उसके बॉडीगार्ड्स के बीच से भाग गई। जैसे ही गार्ड्स ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, सूप के ऊपर पैर पड़ते ही उन लोगों का पैर फिसल गया। मिस्टर सिन्हा, व्हाट्स गोइंग ऑन? ये सब करने के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है? मिस्टर एलुवालिया ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। काफी सारा खाना उसके ऊपर भी गिर गया था। सो सॉरी मिस्टर एलुवालिया, मैं अभी नव्या को लेकर आता हूँ। शेखर ये कहकर नव्या के पीछे भागा। उधर नव्या अपनी सांसें थामे भागती जा रही थी। उसके पीछे कई गुंडे पड़े थे, लेकिन इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ आरव के पास जाना था। एक्सक्यूज मी, यहाँ पीछे का दरवाजा कहाँ है? नव्या ने एक वेटर को रोककर पूछा। वेटर कुछ देर तक तो नव्या की हालत देखता रहा। उसके पूरे सूट पर सूप गिरा हुआ था। जल्दी बताइए, बैक गेट कहाँ है? प्लीज जल्दी बताइए, नव्या ने हांफते हुए कहा। वेटर ने घबराकर जल्दी से नव्या को पीछे के दरवाजे का रास्ता बता दिया। नव्या ने पलटकर देखा और सीधा पीछे के दरवाजे की ओर भाग गई। बैक गेट से निकलते ही नव्या मेन रोड पर आ गई। पसीने से भीगी हुई नव्या हांफ रही थी। उसे बस जल्द से जल्द वहां से निकलना था। उसने जल्दी से हाथ आगे करके जाती हुई गाड़ियों को रोकना शुरू कर दिया। नव्या रुक जाओ! पीछे से आवाज आई। नव्या ने पलटकर देखा तो उसके पापा के आदमी वहां पहुंच चुके थे। ओह नो! नव्या ने घबराकर कहा और भागने लगी, लेकिन वो जानती थी कि वो अब जल्दी ही उनके हाथ आ सकती है अगर उसे किसी ने लिफ्ट नहीं दी तो। तभी अचानक एक गाड़ी नव्या के सामने आकर रुकी। नव्या को एक पल के लिए लगा कि शायद वो गाड़ी उसके पापा के आदमियों की है। वो घबराकर दूसरी दिशा में भागने ही वाली थी कि तभी कार का शीशा नीचे हुआ और अंदर से ड्राइवर ने कहा, जल्दी अंदर बैठो। ये सुनकर नव्या समझ गई कि वो कार उसकी हेल्प के लिए आई है। नव्या जैसे ही कार के अंदर बैठी, उसने देखा कि उसके बगल में अविनाश बैठा हुआ था। आप गाड़ी यहाँ साइड में रोक दीजिए, मैं उतर जाऊंगी। मैं आपको अब और परेशान नहीं करना चाहती। ये कहते वक्त नव्या ने डोर पर अपना हाथ रखा और तभी उसके हाथ में चोट देखकर अविनाश हैरान रह गया। उसने तुरंत नव्या का हाथ पकड़ा और कहा, ये चोट? अपने हाथ में बड़ा सा कट देखकर नव्या को याद आया कि ये कट ट्रे पलटते समय उसे लगा है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अविनाश ने सख्ती से कहा, ड्राइवर, हॉस्पिटल चलो जल्दी। ये सुनकर नव्या ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और हड़बड़ाते हुए कहा, देखिए, मुझे हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। मामूली सी चोट है, आप बस मुझे यहाँ किनारे पर उतार दीजिए। लेकिन अविनाश ने उसकी बात पूरी तरह से इग्नोर करके कहा, ड्राइवर, जल्दी हॉस्पिटल चलो। अरे, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, मुझे यहाँ उतारिए, मेरा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, नव्या ने इस बार घबरा कर कहा। ड्राइवर, सुना नहीं? जल्दी चलो हॉस्पिटल, अविनाश ने कहा।
इस बार नव्या का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। आरव की फिक्र में कुछ देर के लिए वो भूल गई थी कि अविनाश ने उसे शेखर से बचाया है। मिस्टर आहूजा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती। इस वक्त मेरा होटल वापस जाना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा आरव पिछले 2 दिनों से गायब है। मुझे उसी होटल में जाकर उसे ढूंढना है जहां वो रुका था। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नव्या इस बार चिल्ला उठी, पर अविनाश अब उसे और नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने नव्या के पास आकर उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। तुम बहुत बोलती हो, थोड़ी देर चुप हो सकती हो? अविनाश ने कहा। ये देखकर नव्या हैरान थी। तभी गाड़ी एक हॉस्पिटल के सामने रुकी। हॉस्पिटल आ गया, अविनाश ने कहा। नव्या तेजी से गाड़ी से उतर गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पट्टी बंधवाई और वापस गाड़ी के पास आ गई। इस बार उसने बाहर से खड़े होकर कहा, मिस्टर आहूजा, थैंक यू फॉर योर हेल्प। आप वहां सही वक्त पर नहीं आते तो पता नहीं क्या हो जाता, पर अब यहां से आगे मैं खुद चली जाऊंगी। ये सुनकर अविनाश के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने खिड़की की तरफ मुड़कर देखा और नव्या से कहा, मुझे तो लगा था तुम्हें आरव के पास जाने की जल्दी है, पर अब लग रहा है जैसे तुम उसके लिए थोड़ा और भटकना चाहती हो। नो इश्यूज, भटको। ड्राइवर, चलो। इतना सुनते ही ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। नव्या को कुछ सेकंड्स के लिए तो कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब क्या आरव के बारे में अविनाश को पता है? नव्या के दिमाग में तुरंत आया। उसने गाड़ी की ओर देखा और चिल्लाते हुए उसके पीछे भागने लगी। अंदर बैठो। ये सुनते ही नव्या कार के अंदर बैठ गई। उसने हड़बड़ाकर पूछा, आप जानते हैं क्या आरव कहाँ है? अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मैं पिछले 2 दिनों से उसके लिए परेशान हूँ। उसके इतने सारे सवाल सुनने के बाद भी अविनाश ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ हाँ में अपने सिर को हिला दिया। उसके इशारे पर ड्राइवर ने गाड़ी आहूजा विला की तरफ बढ़ा दी। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये आपका घर है? आरव यहीं है? नव्या ने अविनाश के साथ बंगले में एंट्री लेते हुए पूछा। अविनाश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधा बंगले के अंदर जाने लगा, जहां उसे एक हेल्पर ने देखकर कहा, वेलकम होम सर। अविनाश का सर्वेंट से इतना अपनापन देखकर नव्या को अच्छा लग रहा था, लेकिन उसकी नजरें तो बस आरव को ढूंढ रही थीं। मॉम कहाँ है? अविनाश ने पूछा। पीछे वाले गार्डन में है वो, रॉबर्ट ने बताया। नव्या उनकी बातें सुनकर अंदाजा लगा रही थी कि शायद अविनाश की मॉम के पास ही आरव होगा। उसकी आंखों के सामने उसका बेटा आरव एक फुटबॉल के साथ बड़े प्यार से खेल रहा था। आरव! उसे देखते ही नव्या जोर से चिल्लाई, मम्मा! और इसके बाद दोनों ने दौड़कर एक दूसरे को गले लगा लिया। आरव को सीने से लगाने के लिए नव्या गार्डन में जमीन पर बैठ गई थी। आरव को अपने इतने करीब पाकर नव्या के दिल को जो शांति मिली थी, वो आंसुओं के रूप में उसकी आंखों से छलक उठी थी। आरव! कहकर नव्या ने उसे प्यार से पुचकारना शुरू कर दिया। आई मिस्ड यू मम्मा। मुझे पता था पापा मम्मा को जरूर वापस ले आएंगे। उन्होंने प्रॉमिस किया था मुझसे। कहकर आरव ने भी नव्या के फोरहेड पर एक प्यारा सा किस किया और जोर से गले लगा लिया। आरव, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई बेटा? क्या किया आपने 2 दिन? हाँ? नव्या ने हड़बड़ी में एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। मम्मा, मैं बहुत अच्छा हूँ। यहाँ पर दादी ने बहुत अच्छे से मेरा ध्यान रखा है। ये कहकर आरव ने शीरीन की जरूर लौट जाऊंगी एंड आई विल नॉट कम बैक। ये सुनकर अविनाश और आरव एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि शायद अब वो एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। नव्या आरव को लेकर वहां से निकल ही रही थी कि तभी आरव ने अविनाश का हाथ पकड़ लिया। मम्मा, हमारा यहाँ से जाना जरूरी है क्या? क्या हम यहाँ नहीं रुक सकते पापा के पास? आरव ने उदास आवाज में कहा। आरव, फिर वही बात, मैंने समझाया है ना आपको। नव्या ने आरव का हाथ छुड़वा के उसे पीछे कर लिया। हाँ, लेकिन मुझे पापा को छोड़कर नहीं जाना। मैं आप दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। आरव, ये आपके पापा नहीं हैं और ये बात आप फिर से नहीं कहेंगे।
पर ये मेरे पापा ही हैं। अब पापा को पहचान क्यों नहीं रही हो? आरव ने कहा। वो अब अपनी वजह से अविनाश के परिवार को और परेशान नहीं करना चाहती थी। अविनाश ने प्यार से आरव को बाय कहा, जिसके बाद नव्या उसे लेकर वहां से निकल गई। अविनाश को अचानक से एक खालीपन महसूस हो रहा था। पिछले कुछ दिनों में उसे आरव और नव्या के बारे में सोचने की आदत हो गई थी और आज उन्हें जाते हुए देखकर उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। नव्या वहां से निकलकर सीधे अपनी दादी के पास आ गई। दरवाजा खोलते ही दादी का चेहरा जैसे ही नव्या ने देखा, उसने पूछा, दादी क्या हुआ? आप इतनी वीक क्यों लग रही हैं? उसने तुरंत दादी को बैठाया और उन्हें पानी पिलाया। वो समझ गई थी कि उनके साथ कुछ तो हुआ है। बोलिए ना दादी, क्या हुआ है? दादी ने बताया कि कैसे नव्या के भाग जाने के बाद शेखर ने मीनू दादी को धमकाया। उनसे कहा कि अगर नव्या नहीं मिलेगी तो दादी के लिए अच्छा नहीं होगा। दादी अब बस, बहुत हो गया। आप यहाँ बिल्कुल नहीं रुकेंगी। आप मेरे साथ बेंगलुरु चलेंगी और वहीं मेरे साथ रहेंगी। ये सुनकर दादी ने मुस्कुराकर कहा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं और वहां? क्या करूंगी मैं वहां? दादी, ये सब बातें वहां चलकर पूछिएगा। अब आप यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी। चलिए जल्दी से अपनी पैकिंग शुरू कीजिए। ये सुपर दादी, हम लोगों के साथ चलेंगी, बड़ा मजा आएगा। दादी, मैं आपको अपना स्कूल और डांस क्लास भी दिखाऊंगा। मुझे भी तुम लोगों के साथ रहने में बहुत मजा आएगा, लेकिन मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं चल सकती। अरे पर क्यों? दादी, आप जानती है ना कि यहाँ क्या हो रहा है। पापा और कनिका के सिर पर भूत सवार है मेरी शादी का। वो मेरे चक्कर में आपको भी परेशान कर रहे हैं। फिर भी आप यहाँ क्यों रहना चाहती हैं? अब से आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं और आप मेरे साथ ही रहेंगी। बस अब इस बारे में और कोई डिस्कशन नहीं होगा। नव्या ने पूरी जिद से कहा। अरे मेरी बच्ची, मेरी बात तो सुन ले। मैंने कब कहा कि मैं यहाँ रहूंगी? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ रहूंगी। तो फिर? मैं ऋषिकेश जाना चाहती हूँ। कब से वहां पर मेरी बहनें मुझे बुला रही हैं। मैंने बताया था ना तुम्हें शीला और रीमा दादी के बारे में। उन लोगों ने मंदिर वालों के साथ मिलकर एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है। मैं अब वहां जाकर दूसरों के काम आना चाहती हूँ। तुम बस अपना और आरव का ख्याल रखो। दादी ने कहा, लेकिन आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। आप यहाँ से कब जा रही हैं, कहाँ और किसके साथ रुक रही हैं, आप मुझे सब बताएंगी। ठीक है, पर तुम्हें कल के कल यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हारा एक दिन भी यहाँ रुकना सेफ है। दादी ने समझाया। नव्या ने अपना मन बना लिया और आरव के साथ अपनी पैकिंग शुरू कर दी। उसने रातों रात अगले दिन की फ्लाइट बुक कर ली। अगली सुबह होते ही उसने दादी को अलविदा कहा और वहां से निकल गई। मम्मा, मुझे फोन चाहिए, मुझे गेम खेलना है। नव्या ने अपना फोन उसे दे दिया। आरव ने गेम खेलने के बहाने अविनाश को एक मैसेज किया। हेलो पापा, मैं और मम्मा हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझसे मिलने जल्दी आना। आहूजा विला में जब अविनाश आरव को बाय कह रहा था, तब उसने चुपके से आरव के हाथ में अपना कार्ड दे दिया था। इसलिए आरव के पास अविनाश का नंबर था। कुछ देर के बाद नव्या एयरपोर्ट पहुंच गई। उसने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और वो काउंटर पर पहुंच गई, पर वहां सर्विस असिस्टेंट ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे नव्या की आंखें फटी की फटी रह गईं। व्हाट? ये आप क्या कह रही हैं? नव्या ने कहा। यस मैम, हम आपको ट्रैवल नहीं अलाउ कर सकते हैं, सॉरी। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ट्रैवल नहीं कर सकती मतलब? ये कैसी बात हुई? मेरी टिकट्स हैं मेरे पास। नव्या ने घबरा कर कहा। वी अंडरस्टैंड मैम, लेकिन आप मेरी बात समझिए। आपकी प्रोफाइल को एयरलाइन ने ब्लैकलिस्ट कर दिया है। बस इसलिए हम आपको फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते। सर्विस असिस्टेंट ने कहा।
तभी नव्या के पीछे खड़े लोगों ने आवाज देनी शुरू कर दी। मैम थोड़ा जल्दी कीजिए, वी आर गेटिंग लेट। नव्या अब और परेशान हो गई थी। अरे ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए। आप अपने सीनियर से मेरी बात करवाइए। प्लीज मैम, आप समझिए, मैं आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकती। आप इस फ्लाइट से तो क्या, किसी भी फ्लाइट से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ जानना है तो वो सामने हमारा ऑफिस है, आप वहां जाकर बात कीजिए। सर्विस असिस्टेंट ने कहा और दूसरे पैसेंजर के चेक इन में बिजी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, पर क्यों? नव्या इतनी परेशान हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपने एक हाथ से आरव का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से अपना सामान। जैसे ही वो सामने ऑफिस की तरफ बढ़ी, उसने एक आवाज सुनी। कोई फायदा नहीं है वहां पर जाकर। इस वक्त कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। नव्या ने पलटकर देखा तो वहां पर कनिका और ऋषि खड़े हुए थे। तुम दोनों यहाँ? नव्या के मुंह से निकला और उसने सबसे पहले आरव को पीछे कर लिया। कनिका मुस्कुराते हुए नव्या के पास आई और बोली, तुम्हें याद है ऋषि की वो आंटी? हाँ वही, रीना आंटी, वही जो एक बड़ी ऑफिसर हैं। उनसे बस एक बार मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने कहा वो जरूर मेरी मदद करेंगी। इतना कहकर कनिका मुस्कुराने लगी। नव्या समझ गई थी कि ये सब जो हो रहा है वो रीना आंटी की पावर का नतीजा है। आई कांट बिलीव। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग नहीं चाहोगे तो मैं ट्रैवल नहीं कर पाऊंगी? बहुत बड़े धोखे में हो तुम लोग। चलो आरव। नव्या ने आरव का हाथ पकड़ा और वहां से जाने लगी। तभी ऋषि की आवाज आई, कोशिश करके देख लो, कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हें अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा सकता है, वो है मिस्टर अहलूवालिया से शादी। ये सुनकर नव्या गुस्से से वापस आई और उसे घूरते हुए कहा, अब अगर एक शब्द भी अपने मुंह से और निकाला ना तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं एयरपोर्ट पर खड़ी हूं। मेरी और मेरे बेटे की जिंदगी से दूर हो जाओ तुम लोग। इतना कहकर उसने आरव का हाथ पकड़ा और एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। वो रीना आंटी की पावर को अच्छे से जानती थी, इसलिए ऑफिस जाकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। कैब में बैठते ही आरव ने पूछा, मम्मा हम कहाँ जा रहे हैं? रेलवे स्टेशन। अब हम ट्रेन से जाएंगे, नव्या ने कहा। स्टेशन पहुंचने पर उसने हर ट्रेन का पता कर लिया, पर उसे किसी में भी टिकट्स नहीं मिली। वो तुरंत वहां से बस स्टैंड चली गई। कैब से उतरते ही उसने देखा कि उसके सामने कुछ आदमी खड़े हैं, लंबे चौड़े हट्टे कट्टे आदमी। जिस तरह से वो नव्या और आरव को देख रहे थे, नव्या समझ गई थी कि ये आदमी उसके पापा ने ही भेजे हैं। आरव, गाड़ी में बैठो। उसने आरव को वापस कैब में बैठा दिया। उन गुंडों के होते हुए उसकी कैब से उतरने की हिम्मत नहीं थी। पापा ये क्यों कर रहे हैं? मैं कैसे निकलूंगी यहां से? नव्या ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फोन पर दादी का कॉल आया। हेलो दादी। हेलो नव्या, तुम निकल गई ना? दादी ने घबराई आवाज में पूछा। दादी कुछ हुआ है क्या? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं, तुम बस ये बताओ कि तुम निकल गई ना? दादी जिस हिसाब से गोल मोल आंसर्स दे रही थी, नव्या को समझ आ गया था कि दादी ठीक नहीं है। उसने तुरंत अपनी कैब घुमवाई और सीधे घर के लिए निकल गई। दादी ने घर के दरवाजे पर जैसे ही नव्या को देखा, वो शॉक्ड रह गई। तुम यहाँ, तुम गई क्यों नहीं? आपको अकेला छोड़कर चली जाऊं? मैं इतनी सेल्फिश नहीं हूं दादी। पापा फिर से आए थे क्या? उन्होंने कुछ कहा आपसे? नव्या ने पूछा। दादी का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था कि उनकी रो रो कर बुरी हालत हो गई थी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शेखर को मैंने अपनी कोख से जन्मा है। शिखा और कनिका ने उसे इतना अंधा कर दिया है कि वो अपनी माँ को भी भूल गया है। तुझे इस शहर में रोकने के लिए उसने क्या कुछ नहीं कर दिया। उसने मुझसे कहा था
कि मैं तुम्हें फोन करके वापस बुलाऊं, पर मैं नहीं चाहती थी कि तुम वापस आओ। तुम क्यों आई वापस? आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है दादी। वो आपको परेशान करके मुझे रोकना चाहते हैं ना, तो ठीक है, मैं रुकूंगी, मैं यहीं रुकूंगी। नव्या की ये बात सुनकर दादी परेशान हो गई। नहीं, मेरे लिए तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रुकोगी। मैं तो ऋषिकेश चली जाऊंगी। तुम यहाँ क्या करोगी? तुम्हें जाना होगा यहाँ से। नहीं दादी, कितना भागूंगी मैं। 6 साल पहले भी ये सोचकर चली गई थी कि शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब नहीं। आप ऋषिकेश जाएंगी, खुशी से वहां रहेंगी। वो चाहती थी कि वो किराए के घर में रहे, लेकिन दादी ने बड़े प्यार से उसे अपनी घर की चाबियां सौंप दी थी। नव्या ने दादी की बहनों से बात की और उसी रात उन्हें ऋषिकेश की बस में बिठा दिया। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से दादी पर जरा सा भी खतरा मंडराए। उनके जाने के बाद घर में बस नव्या और आरव ही बचे थे। सोते वक्त आरव ने नव्या के पास आकर कहा, मम्मा, नानू और वो इविल आंटी हमें इतना परेशान कर रहे हैं। हम पापा के पास क्यों नहीं चले जाते? वो 1 मिनट में सबको मजा चखा देंगे। ये सुनकर नव्या को हंसी आ गई। आरव, वो आपके पापा नहीं है बेटा, और अब हम उन्हें और परेशान नहीं करेंगे, और अब से आप उन्हें पापा नहीं कहेंगे। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि एक दिन आपको आपके पापा से जरूर मिलवाऊंगी। ये सुनकर आरव को कोई खास खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि सच चाहे जो भी हो, आरव ने मन में अविनाश को अपना पापा मान लिया था। मम्मा, अब हम यहीं रहने वाले हैं क्या? हाँ आरव। तो फिर मेरा स्कूल, मेरे दोस्त और आपकी जॉब? सब कुछ नया होगा आरव, सब कुछ। इतना कहकर नव्या ने आरव के सिर पर हाथ फेरा और उसे सुलाने के बाद खुद भी सो गई। अगले दिन आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ अविनाश आहूजा अपने कैबिन में कुछ ऐसा देख रहा था जिसे देखकर वो दंग रह गया। शशांक, हैव यू लॉस्ट इट? ये क्या है? उसने अपने सामने खड़े शशांक से पूछा। सॉरी सर, पर यही डेटा है। हर बार की तरह इस साल भी एक्सीलेंस अवार्ड हमारी इंडस्ट्री को मिलने वाला था, लेकिन स्टार एंटरटेनमेंट की वजह से ये अवार्ड हमारे हाथ से निकल गया सर। शशांक ने डरते हुए कहा। स्टार एंटरटेनमेंट आहूजा इंडस्ट्रीज की ही एक कंपनी थी, जिसमें पिछले कुछ महीनों से सिर्फ नुकसान ही हो रहा था। जहां तक मुझे याद है, ये कंपनी तो मैंने विशाल को सौंपी थी ना? अविनाश ने कुछ सोचकर गुस्से में पूछा। यस सर, पर विशाल सर का एटीट्यूड बहुत अलग है। एम्प्लॉयज से पता चला है कि वो बहुत दिनों से ऑफिस नहीं आए हैं। ऊपर से जब आते हैं तब भी काम के अलावा कुछ और ही करते हैं, जैसे मॉडल्स के साथ फ्लर्ट, ऑफिस पॉलिटिक्स, रिसोर्सेज का गलत इस्तेमाल। इससे पहले कि शशांक उसे और कुछ बताता, अविनाश ने उसे रोक दिया। बस, अभी के अभी विशाल को बुलाओ। अविनाश के गुस्से से हर कोई वाकिफ था, इसलिए विशाल को तुरंत बुलाया गया। विशाल अविनाश के चाचा हेमंत का बेटा था। विशाल थोड़ी देर बाद ऑफिस पहुंचा। उसकी इनफॉर्मल कैजुअल ड्रेसिंग देखकर ही आधे लोग स्टार एंटरटेनमेंट के डूबने की वजह समझ गए थे। ये क्या है विशाल? अविनाश ने डेटा विशाल के सामने पटकते हुए कहा। आई नो कंपनी लॉस में चल रही है, बट डोंट वरी, अभी 6 महीने ही तो हुए मुझे कंपनी संभाले, मैं हैंडल कर लूंगा। विशाल ने बड़े ही ढीले अंदाज में कहा। 6 महीने पहले तक स्टार एंटरटेनमेंट वॉज वन ऑफ आवर बेस्ट कंपनीज, और आज इसका ये हाल है, सिर्फ तुम्हारे गैर जिम्मेदाराना एटीट्यूड की वजह से। विशाल ने बहुत से बहाने देने की कोशिश की, लेकिन अविनाश ने उसकी एक भी नहीं सुनी। मैं तुम्हें आखिरी 3 महीने दे रहा हूं। अगर इन 3 महीनों में तुमने प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो अपना रिजाइन खुद लिख लेना। इतना कहकर अविनाश ने विशाल को भेज दिया। विशाल के बाहर जाते ही उसने शशांक से कहा, किसी और को कहो कंपनी का इंचार्ज बनने के लिए। विशाल स्टार एंटरटेनमेंट नहीं संभाल पाएगा। आई नीड समवन जो वहां इंचार्ज बने और जैसा मैं कहूं वैसा करे।
फैमिली प्रेशर की वजह से मैं स्टार एंटरटेनमेंट को डूबने नहीं दे सकता। उधर नव्या ने अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर ली थी। उसने सबसे पहले अपने लिए नौकरी ढूंढना शुरू किया। वो हमेशा से एक ब्राइट स्कॉलर थी। ऊपर से उसका एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वर्किंग एक्सपीरियंस भी अच्छा था। उसे भरोसा था कि उसे आराम से एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन जितना उसने सोचा था ये उतना आसान नहीं था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। अचानक से मेरी प्रोफाइल किसी भी कंपनी को ठीक क्यों नहीं लग रही है? ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता? नव्या ने बैठकर सोचा, कहीं ये सब पापा तो नहीं कर रहे? उसने झट से मेल खोला, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह गई। व्हाट? नव्या ने जैसे ही मेल ओपन किया, उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसे एक कंपनी से जॉब ऑफर आया था। व्हाट? आई गॉट अ जॉब? रियली? नव्या ने तुरंत अपना ऑफर लेटर फिर से चेक किया। इतने सारे रिजेक्शंस के बाद उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वो वहां रहकर कुछ कर ही नहीं पाएगी। लेकिन इस जॉब ऑफर के साथ उसकी उम्मीद भी वापस आ गई थी। उसने तुरंत उस कंपनी के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। स्टार एंटरटेनमेंट। उसे पता चला कि जिस कंपनी से उसे जॉब ऑफर आया है वो पिछले कई महीनों से लॉस में जा रही है। उसने काफी समय से कोई भी बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए हैं। एक ही पल में नव्या की खुशी उदासी में बदल गई। शायद इसीलिए ये लोग मुझे सैलरी भी कम ऑफर कर रहे हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे वो कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। अगले दिन ऑफिस में अविनाश हमेशा की तरह अपना काम कर रहा था, लेकिन अपनी रेगुलर रूटीन के साथ अब उसका ध्यान अपनी कंपनी स्टार एंटरटेनमेंट के ऊपर भी था। शशांक, किसे बनाया इंचार्ज जो स्टार एंटरटेनमेंट संभालेगा? अविनाश ने एक डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए कहा। सर, वो मैं फिगर आउट कर रहा हूँ। जल्दी करो। और हाँ, देखो कि स्टार एंटरटेनमेंट में टोटल कितने एम्प्लॉयज हैं। जो भी एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है, बस फ्री में सैलरी उठा रहा है, जस्ट फायर देम। अविनाश की ये बात सुनकर शशांक थोड़ा कंफ्यूज हो गया। सर, मुझे आपसे कुछ डिस्कस करना है, शशांक ने डरते हुए कहा और अविनाश के सामने एक फाइल रख दी। सर, इसमें कुछ ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से ऑफर लेटर जा चुका है। इनमें से कुछ काफ़ी केपेबल भी हैं, जैसे कि ये। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इनका करना क्या है। इतना कहकर उसने नव्या का सीवी सबसे ऊपर रख दिया। पहले तो अविनाश अपने काम में मग्न था, लेकिन अचानक नव्या का सीवी देखकर वो हैरान रह गया। Is she still here? Why? वो तो वापस बेंगलुरु जाने वाली थी। अविनाश के मन में तुरंत आया। जहां अविनाश नव्या और आरव के बारे में सोच रहा था, वहीं शशांक उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। सर, इन्हें कल ही जॉब ऑफर गया है, क्या करें अब? शशांक ने पूछा। अगर लगता है कि ये काम कर सकती है तो कीप हर, अदरवाइज जो ठीक लगे वो करो। उसने डिसाइड किया कि वो फाइनली स्टार एंटरटेनमेंट ज्वाइन करेगी। ये मम्मा की नई जॉब लग गई, अब हम पार्टी करेंगे। आरव ये चिल्लाते हुए खुशी से पूरे घर में घूम रहा था। आरव की खुशी देखकर नव्या भी अब इस नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड थी। हाँ, करेंगे पार्टी। बताओ कहाँ चलना है शाम को? इटालियन रेस्टोरेंट। मैंने सब पता कर लिया है। वो यहाँ से थोड़ी दूर है, लेकिन वहाँ का इटालियन खाना इज सुपर्ब। आरव ने कहा। शाम को आरव के बताए हुए इटालियन रेस्टोरेंट में डिनर के बाद नव्या बिलिंग काउंटर पर खड़ी थी। तभी उसकी नजर सामने से आ रहे कनिका और ऋषि पर पड़ी। दोनों बाहों में बाहें डाले नव्या की तरफ बढ़ रहे थे। नव्या उनसे नजरें भी नहीं मिलाना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से बिल पे किया और आरव का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगी। What a coincidence, दीदी, तुम यहाँ? कनिका ने मुस्कुराते हुए नव्या को बीच रास्ते में रोक लिया। नव्या ने उसकी तरफ देखा, लेकिन वो उसे कोई जवाब नहीं देना चाहती थी। जैसे ही उसने साइड से निकलने की कोशिश की, ऋषि ने उसे रोक लिया। कनिका तुमसे बात करना चाहती है और तुम उसे इग्नोर कर रही हो? हाउ डेयर यू! ऋषि ने नव्या को घूरते हुए कहा।
इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम लोगों की मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? इससे पहले कि यहाँ कोई सीन क्रिएट हो जाए, मेरे रास्ते से हट जाओ और मुझे जाने दो, नव्या ने गुस्से में कहा। अरे यार, तुम तो हमें कुछ ज्यादा ही गलत समझ रही हो। मैंने सुना है कि तुम्हें नई जॉब मिल गई है। हम तो बस तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए थे। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, वैसे ज्यादा दिन टिकेगी नहीं तुम्हारी ये जॉब, जल्दी ही वापस सड़क पर आ जाओगी तुम। फिर इस बच्चे को लेकर भटकना पड़ेगा। क्यों लेना चाहती हो इतना पेन? इससे आसान रास्ता तो वो है जो हम लोगों ने बताया है। मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लो और आराम से उनकी प्रॉपर्टी पर राज करो। कनिका की बातें सुनकर नव्या का खून खौल रहा था। अरे ये तो सोचो, ये बच्चा भी किसी को पापा बोल पाएगा। कनिका ने नव्या को और भड़काते हुए कहा। कनिका, स्टॉप, नव्या ने गुस्से में कहा। सही बोल रही है वो। तुमने अपने बेटे को इतना भी नहीं सिखाया क्या कि ऐसे ही किसी को पापा नहीं बोलते हैं? मेरी मम्मा के पास भी मत आना, आरव ने आगे आकर कहा। शट अप यू। कनिका ने गुस्से में आरव के ऊपर हाथ उठा दिया, लेकिन नव्या ने टाइम पर उसका हाथ रोक लिया और उल्टा थप्पड़ कनिका के गाल पर मारा। नव्या, हाउ डेयर यू! ऋषि ने कनिका को संभालते हुए कहा। कनिका लाल गाल लेकर फटी आंखों से नव्या को देखे जा रही थी। कनिका ने गुस्से में अपनी सारी हदें पार कर दी थी। नव्या से अब एक भी शब्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सामने रखी टेबल से चाकू उठा लिया और सीधे कनिका के गले पर रख दिया। डोंट यू डेयर! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये कहने की? नव्या की तेज आवाज सुनते ही रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर चला गया। कुछ तो अपनी जगह से उठकर खड़े भी हो गए थे। ये क्या कर रही हो तुम नव्या? ये चाकू नीचे रखो अभी! ऋषि ने घबरा कर कहा। कनिका के पसीने छूटने शुरू हो गए थे। उसने सोचा भी नहीं था कि नव्या गुस्से में चाकू उठा लेगी। दीदी, बहन हूं मैं तुम्हारी, ये क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे दीदी, कनिका ने घबरा कर कहा। छोड़ दूंगी, पर पहले तुम्हें आरव से माफी मांगनी पड़ेगी। नव्या, ये क्या बकवास है? कनिका अब एक 5 साल के बच्चे से माफी मांगेगी? अभी के अभी ये चाकू नीचे रखो, वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। ऋषि ने नव्या को धमकाते हुए कहा। पर नव्या की हिम्मत उसकी धमकी से कम होने वाली नहीं थी। तुम्हें जो करना है करो, मैं ये चाकू तभी हटाऊंगी जब कनिका आरव से माफी मांगेगी। वेरी गुड मम्मा, वेरी गुड, आरव ने पीछे से नव्या को चीयर अप करते हुए कहा। हाउ फियरलेस शी इज, सिद्धांत ने कहा, जो उसी होटल के अंदर वाले रूम में बैठा हुआ था। सिद्धांत और अविनाश बचपन के दोस्त थे और इस वक्त दोनों साथ में डिनर के लिए मिले थे, उसी होटल में जहां नव्या आई थी। सिद्धांत दूर से ही सही पर बड़ी देर से इस तमाशे को देख रहा था। देखना यार, कितनी हिम्मत वाली लड़की है, सिद्धांत ने कहा। उसके मुंह से नव्या की तारीफ सुनकर अविनाश को थोड़ा अजीब लग रहा था। अविनाश ने उसे बड़े ठंडे अंदाज में देखा। क्या हुआ भाई, कुछ गलत कहा क्या मैंने? 1 मिनट, तू जानता है क्या इस लड़की को? इसलिए ऋषि ने गुस्से में वहां पर पुलिस को बुला लिया। पुलिस को देखते ही रेस्टोरेंट का ओनर घबरा गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे आकर सख्त आवाज में कहा, मैडम, यह क्या तमाशा लगा रखा है? ये रेस्टोरेंट है, चाकू नीचे रखिए। नहीं सर, सॉरी, बट मैं आपकी बात नहीं मान सकती। इनसे कहिए कि ये मेरे बेटे से माफी मांगे, वरना मैं इन्हें यहां से जाने नहीं दूंगी, नव्या ने बड़ी डिटर्मिनेशन से कहा। देखा इंस्पेक्टर, ये किस तरह से गुंडागर्दी पर उतर आई है। इसे अभी के अभी अरेस्ट करिए, ऋषि ने कहा। उन लोगों के बीच चल रही बहस को दूर से सिद्धांत और अविनाश देख रहे थे। मैडम, अगर आपने चाकू नीचे नहीं रखा तो हमें अभी के अभी आपको अरेस्ट करना होगा। इतना कहकर जैसे ही इंस्पेक्टर नव्या के पास गया, अविनाश अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उससे पहले सिद्धांत वहां से निकलकर बाहर आ गया। रुकिए इंस्पेक्टर, इन्होंने कुछ नहीं किया है। इन्हें और इनके बेटे को
ये दोनों काफी देर से परेशान कर रहे थे। सिद्धांत ने आगे आकर ऋषि और कनिका को घूरते हुए कहा। उसकी आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर ने मुड़कर कहा, अरे पांडे सर, आप यहाँ? सिद्धांत सीनियर इंस्पेक्टर था, इसलिए उसे देखते ही पुलिस वालों ने उसे सलामी दी। सिद्धांत सही कह रहा है इंस्पेक्टर। पीछे से अविनाश की आवाज आई। ये आवाज सुनकर इंस्पेक्टर ने घबरा कर कहा, अरे अविनाश सर, आप यहाँ? सर, अगर पता होता कि आप यहाँ पर हैं तो हम यहाँ आते ही नहीं। एक ही पल में अविनाश की पावर ऋषि और कनिका दोनों समझ गए थे। नव्या, क्या चाहती हो तुम? ऋषि ने गुस्से में पूछा। सॉरी कहो आरव से, अभी, नव्या ने उसे घूरते हुए कहा। वहां खड़े लोग जिस तरह से ऋषि और कनिका को देख रहे थे, ऋषि से अब वो एम्बैरेसमेंट और सही नहीं जा रही थी। उसने नजरें चुराते हुए कहा, सॉरी आरव, हमें तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ऋषि की ये बात सुनकर कनिका की आंखें फटी की फटी रह गईं। ऋषि, ये क्या कह रहे हो तुम? कनिका ने चिल्लाकर कहा। वही जो तुम्हें कहना चाहिए। कनिका, अगर तुमने सॉरी नहीं कहा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नव्या ने कनिका को मजबूर कर दिया था कि वो आरव से माफी मांगे। ना चाहते हुए भी उसने नजरें झुकाकर कहा, सॉरी आरव। ये सुनकर आरव ने जोर से तालियां बजानी शुरू कर दी। ये अब समझ आया मेरी मम्मा से भिड़ने का अंजाम, यू बैड पीपल। आरव को खुश देखकर कनिका और ऋषि का दिल जल रहा था। दोनों पैर पटकते हुए रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। नव्या भी गुस्से से हाँफ रही थी। आरव ने झट से पानी का ग्लास उठाया और नव्या को दे दिया। पानी के 2 घूंट पीने के बाद नव्या को एहसास हुआ कि एक बार फिर आज अविनाश ने उसकी मदद की थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, आरव अविनाश के पास दौड़ता हुआ चला गया। पापा, आप आ गए? I missed you। आरव ने ये कहते हुए अविनाश को कमर से गले लगा लिया। ये सुनकर सिद्धांत को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। What? पापा? सीरियसली? बेटा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये आपके पापा नहीं हैं। सिद्धांत ने हड़बड़ाकर कहा। वो अविनाश को बचपन से जानता था, इसलिए वो पूरी तरह से सुनिश्चित था कि आरव अविनाश का बेटा हो ही नहीं सकता। डोंट पैनिक सिड, मैं बाद में समझाऊंगा तुझे। पहले मैं अपने बड़ी से तो मिल लूं। ये कहकर अविनाश ने आरव को प्यार से गोद में उठा लिया। आपने कुछ खाया आरव? अविनाश ने आरव के बालों को सही करते हुए पूछा। हाँ, खाया ना, इटालियन। आरव ने झट से कहा। अरे वाह, आपके पापा को भी इटालियन खाना बहुत पसंद है। सिद्धांत ने अविनाश का मजाक बनाते हुए उसकी तरफ हंसकर कहा। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा, अविनाश ने धीरे से कहा और फिर आरव की तरफ देखने लगा। और डिजर्ट, आइसक्रीम खाई आपने? नहीं। आरव ने सोचकर जवाब दिया। तो ठीक है, हम आइसक्रीम खाएंगे, अविनाश ने कहा और वेटर को ऑर्डर दे दिया। नव्या तुरंत अपनी जगह से उठकर आई और कहा, आरव, हमें घर चलना चाहिए। आइसक्रीम हम रास्ते में खा लेंगे। पर मुझे यहीं खाना है, पापा के साथ। आरव ने इतना कहकर अविनाश के गले में हाथ डालकर अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। उसे अविनाश के साथ इतना कंफर्टेबल देखकर सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। आरव का मन है तो उसे यहीं खाने दो ना, अविनाश ने कहा। इसके आगे नव्या भी कुछ नहीं बोल पाई। उसका मूड इतना ज्यादा खराब हो गया था कि उसे वहां रुकने में भी अजीब लग रहा था। लेकिन आरव का मन देखकर वो चुपचाप बैठ गई। तो आरव, आप लोग तो वापस बेंगलुरु जाने वाले थे ना, क्या हुआ? अविनाश ने आइसक्रीम खाते हुए आरव से पूछा। ये सब कुछ मेरे नानू और ईविल आंटी ने किया है। इतना कहकर आरव ने अविनाश को सब कुछ बताया जो नव्या के साथ हुआ था। अविनाश को शक तो था ही, पर अब उसे यकीन हो गया था कि नव्या का परिवार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ा था। नव्या आरव को इशारे से रोकने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन आरव रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी सिद्धांत ने बीच में झट से पूछा, तो क्या नव्या मेरी भाभी है अविनाश? तुमने बताया नहीं यार। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं।
मैं किसी की भाभी नहीं हूँ। इससे पहले कि नव्या पूरी बात कह पाती, अविनाश ने बीच में कहा, सिड, मैंने तुझसे कहा ना, मैं बाद में बताऊंगा तुझे। आइसक्रीम खत्म होते ही नव्या जाने के लिए उठ गई। उसके बाहर आते ही आरव ने उदास होकर अविनाश की ओर देखा। पापा, आप फिर चले जाओगे? मैं आपको फिर से मिस करूंगा। आप हमारे साथ रहने क्यों नहीं आ जाते? आरव ने कहा। आरव, हो गया, अब बस। नव्या ने तुरंत आरव को रोक दिया। कोई बात नहीं, बच्चा है, तुम हर वक्त इसे रोकती टोकती क्यों रहती हो? अविनाश ने तुरंत आरव के डिफेंस में कहा। आज पहली बार दोनों ने एक दूसरे से नॉर्मल टोन में बात की थी। जहां अविनाश नव्या को अब धीरे धीरे समझने लगा था, वहीं नव्या के मन में भी अविनाश के लिए सम्मान बढ़ गया था। वैसे तुम लोग रुके कहाँ पर हो? चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ, अविनाश ने कहा। नव्या ने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन आरव की जिद पर उसे अविनाश के साथ जाना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद गाड़ी नव्या के घर के सामने रुकी। आरव के बाहर उतरते ही नव्या के साथ अविनाश भी बाहर आ गया। तुम लोग एक दूसरे को बाय कहो, मैं गाड़ी में ही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। सिद्धांत ने चिढ़ाते हुए अविनाश को आंख मारी और अंदर से कार का दरवाजा बंद कर लिया। नव्या को ये थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी अविनाश से कहा, मिस्टर आहूजा। यू कैन कॉल मी अविनाश। ये सुनकर नव्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ओके अविनाश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। आई डोंट नो तुम हर बार सही वक्त पर सही जगह पर कैसे पहुंच जाते हो। क्योंकि ये मेरे पापा हैं। आरव ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा। इससे पहले कि नव्या उसे टोकती, अविनाश ने हंसकर कहा, इट्स फाइन नव्या, तुम बस अपना और आरव का ख्याल रखो, मैं चलता हूँ। पापा, आप अंदर नहीं चलोगे? चलो ना पापा, प्लीज। आरव ने जिद करते हुए कहा। आज नहीं, फिर कभी। अविनाश ने जैसे तैसे उसे समझाया और उसे प्यार से गुड नाइट कहकर वहां से निकल गया। नव्या ने फिर एक बार आरव को समझाया कि उसे अविनाश को पापा नहीं कहना चाहिए। आरव सुन तो रहा था, लेकिन उसे अब भी पूरा यकीन था कि अविनाश ही उसका पापा है। अच्छा चलो, अब जल्दी से नाइट सूट पहन लो। नव्या ने आरव को बाथरूम में भेज दिया। आरव को बिस्तर पर सुलाने के बाद नव्या अपनी जॉब के बारे में कुछ रिसर्च कर रही थी। तभी उसे एक अजीब सी आहट सुनाई दी। अगले ही पल उसने अपने दिमाग को शांत किया और फिर से काम में लग गई। तभी अचानक से आरव की जोर से आवाज आई, मम्मा, स्टोरी बुक्स। आरव, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, नव्या ने चौंकते हुए कहा। एक पल के लिए उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। उसने खुद को शांत किया और कहा, हाँ आरव, अंदर चलो, मैं आती हूँ। आरव ने उसकी बात सुनी और सीधे अंदर बेडरूम में चला गया। अचानक नव्या को खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी और वो घबरा गई। वहां कौन है? कहीं कनिका और ऋषि तो नहीं आ गए? तभी अचानक दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आई। नव्या ने धीरे धीरे डरते हुए दरवाजा खोला और बाहर खड़े शख्स को देखकर वो गुस्से से भर गई। ऋषि, तुम यहाँ पर? रेस्टोरेंट में कोई तमाशा बाकी रह गया था जो तुम यहाँ भी आ गए? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऋषि ने कहा। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना इस बार पुलिस को मैं बुलाऊंगी, नव्या ने गुस्से में कहा। अंदर कमरे में बैठे आरव को नव्या की आवाज सुनाई दे गई थी। उसने तुरंत अपनी स्टोरी बुक साइड में रख दी। मम्मा को परेशान करने के लिए फिर से वो बैड अंकल आ गए। कितने गंदे हैं वो। मैं मम्मा को अब परेशान नहीं होने दूंगा, आरव ने खुद से कहा और सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। नव्या, हर वक्त इतना एटीट्यूड सिर्फ इसलिए कि हम लोग तुमसे शादी करने के लिए कह रहे हैं। जिस कनिका की गर्दन पर तुमने चाकू रखा था, उसी ने पापा से रिक्वेस्ट करके तुम्हें यहाँ बुलाया था। उसी के कहने पर तुम्हें एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिल रहा है। हम सबकी बात मानो और मिस्टर अहलूवालिया से शादी कर लो। वो अब भी तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, ऋषि ने कहा। हो गया तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से।
इतना कहकर नव्या ने ऋषि को पीछे की तरफ धक्का दिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।